एक देहाती लड़की एक लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसके साथ घर से भाग गई थी, लेकिन लड़की मुड़ी तो खेत से अचानक एक शख्स पगडंडी पर नमूदार हुआ और बैलगाड़ी को रुकने का इशारा किया। चाचा रुकना। अरे बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? और चाचा थोड़ा काम था गांव में, इसलिए आया था। अब कहाँ जाना है? चाचा अगर तू शहर जा रहा है ना तो मुझे भी ले चल। बैठ जाओ। चलो बैठो बैठो। एक मिनट रुकना। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आजा 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 आजा। हाँ इधर बैठ। अरे बेटा। हाँ चाचा। ये कौन है? तेरी जोरू है क्या? हाँ चाचा, बीमार है, अस्पताल लेके जाना है। अच्छा चलो बैठो बैठो बैठो। चाचा रोक देना, रोकना। बस आराम से उतरना। बेटा जरा ध्यान करना। जी चाचा, बड़ी मेहरबानी। शब्बीर ने देखा कि चाचा बैलगाड़ी को हाँकता हुआ आगे बढ़ गया। औरत और उसके साथ जो मर्द था वो पैदल चलने लगे। तुझे पता है वो हमारी बिरादरी का था और मुझे लगता है उसने मुझे पहचान लिया। अरे तू तो खामखा डर रही है, नहीं पहचाना उसने। मगर तुम्हें तो जानते हैं ना, मुझे डर है मेरे घर वालों के पूछने पे तो वो कहीं ये ना बता दे कि तुम एक औरत के साथ जा रहे थे। देख फरजाना, सारी कश्तियां जला कर आया हूं तेरी मोहब्बत में, और तुझे ये भी पता है कि मेरी बीवी उम्मीद से है, फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया। मगर हम जाएंगे कहाँ? कोई होटल तलाश करते हैं, सुबह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे शौहर ने मुझे तलाक तो दे दी है, मगर वो मुझे तलाक जरूर करेगी। अरे कुछ नहीं होता, तू ऐसी डर रही है। इसी दौरान जावेद ने एक रिक्शे को आवाज देकर रोक लिया। रिक्शा, रिक्शे वाले। वो दोनों उसमें बैठ गए। लड़की ने चादर से अपना चेहरा छुपा लिया। रिक्शे से उतरकर जावेद ने पैसे दिए और वो दोनों एक होटल में दाखिल हो गए। फिर शब्बीर ने देखा कि बैलगाड़ी वाला चाचा और लड़की के कबीले के दो अफराद एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। चाचा कहाँ उतारा था उस मर्द और औरत को? उस मर्द को पहचानते हो आप? हाँ क्यों नहीं, इसी गांव के हैं। और वो औरत कौन थी? कहता था कि वो उसकी जोरू है। उसका मुंह देखा था? नहीं, वो पर्दे में थी। और बातें क्या कर रहे थे? मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर कह रहे थे कि तेजगाम से कराची जाएंगे। ट्रेन सीटी बजाती हुई तेजी से गुजर रही थी। जावेद और फरजाना डब्बे में बैठे थे। आप तो खुश है ना? बहुत ज्यादा। लेकिन हम कराची में रहेंगे कहाँ? अरे वो मैंने सारा इंतजाम कर लिया, बेफिक्र हो जाओ। पानी तो पिलाओ। देखते। ओहो, इसमें तो पानी खत्म हो गया। अच्छा चलो छोड़ो, रहने दो। अभी स्टेशन आने वाला, पानी की बोतल ले लूंगा। वैसे सच बता, जिंदगी का नया सफर तुझे कैसा लगा? सच बताऊं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, लेकिन शुक्र है शौर्य नामुराद से जान छूट गई। अब तो हमने गुजरांवाला में कोर्ट मैरिज भी कर ली है। अब तो दुनिया की कोई ताकत भी हमें। अरे मेरा ख्याल है स्टेशन आ गया, मैं आता हूँ, एक मिनट बैठ। रेलगाड़ी की रफ्तार कम हो रही थी, जैसे कुछ लम्हों में वो रुक जाएगी। जावेद ट्रेन के दरवाजे पर था, फिर गाड़ी की रफ्तार कम होती चली गई और बिलाखिर वो रुक गई।
मुसाफिर उतरने चढ़ने लगे। जावेद भागा भागा एक स्टॉल पर पहुंच गया, रश में पानी की बोतल खरीदी और जब वो बोतल लेकर मुड़ा तो उसे फरजाना के कबीले के 2 अफराद नजर आ गए। जावेद उनको नजर आए बगैर कांपता कांपता अपने डब्बे में पहुंच गया। क्या हुआ? ये तो इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे तुम्हारी बरादरी के लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। ये तू क्या कह रहा है? क्या तूने किसी को देखा है? हाँ हाँ, वो तेरी बरादरी के लोग हैं। लेकिन वो तो हमें कत्ल कर देंगे। एक काम करते हैं, उतर जाते हैं। लेकिन ट्रेन तो चल पड़ी है। अभी आहिस्ता है, उठो उठो उठो, जल्दी करो। इसको छोड़ो, रहने दो, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। देख ऐसे कूदते हैं। लेकिन कैसे? ऐसे देख तू। नहीं। जावेद आहिस्ता चलती हुई गाड़ी से कूद गया। फरजाना ने भी उसके पीछे पीछे छलांग लगा दी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। एक काम करते हैं, उतर जाते हैं। लेकिन ट्रेन तो चल पड़ी है। अभी आहिस्ता है, उठो उठो उठो, जल्दी करो। इसको छोड़ो, रहने दो, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। देख ऐसे कूदते हैं। लेकिन कैसे? ऐसे देख तू। नहीं। जावेद आहिस्ता चलती हुई गाड़ी से कूद गया। फरजाना ने भी उसके पीछे पीछे छलांग लगा दी। फिर शब्बीर ने देखा कि गाड़ी का आखिरी डब्बा तेजी से वहां से गुजर गया। रेलवे पुलिस के एहलकार नजर आए जो पटरी क्रॉस कर रहे थे। पुलिस एहलकारों ने फरजाना और जावेद की तरफ देखा जो नीम बेहोश और बेसुध जख्मी हालत में पड़े हुए थे। पुलिस वालों ने झुककर दोनों का जायजा लिया और फिर दूसरे ही लम्हे शब्बीर को तेजी से दौड़ती हुई एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देने लगी। एम्बुलेंस अस्पताल में दाखिल हुई। जावेद और फरजाना को स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर ने दोनों का मुआयना किया, फिर दोनों को अलग अलग वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। शब्बीर ने देखा कि जावेद ऑर्थोपेडिक वार्ड में था और डॉक्टर और नर्स उसका मुआयना करके बाहर निकल रहे थे। वो दोनों अफराद तेजी से जावेद के कमरे में दाखिल हुए और कमरे की चटखनी चढ़ा ली। दोनों अफराद बैठ के दोनों तरफ स्टूल पर खामोशी से बैठ गए और जावेद के चेहरे को देखने लगे। जावेद की आंखें खुली तो उसने दोनों अफराद को हैरत और खौफ की नजरों से देखा। उसने उठने की कोशिश की मगर कमर में चोट की वजह से वो बेबस हो गया। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं। ये ले तलाकनामा साइन कर। क्या तलाकनामा? हाँ, अगर जिंदगी चाहते हो तो। और एक बात और सुन लो, खर्चे की फिक्र मत करना, तुम्हारी औकात से ज्यादा तुझे मिल जाएगा। क्या ख्याल है? जावेद ने खौफ के आलम में कागज पर दस्तखत कर दिए। उन दोनों आदमियों ने जाने से पहले एक नजर भर कर जावेद को देखा और चटखनी खोलकर कमरे से बाहर निकल गए। लॉबी से चलते हुए दोनों आदमी फरजाना के वार्ड में पहुंचे जहां उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर अभी कमरे में मौजूद थे। फरजाना अपने रिश्तेदारों को देखकर खौफजदा हो गई। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है फरजाना की? आप कौन? रिश्तेदार हैं फरजाना के, इनको लेने आए हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। अरे बेटा, ये क्या बात कर रही है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपने शौहर के साथ जाऊंगी, वो है मेरा शौहर। बेटा काश ऐसा हो सकता, मगर ये देखो। ये क्या है? बेटा, ये तलाकनामा है, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। चलो चलो उठो हमारे साथ, चलो। एक सेकंड, आप मेरी मरीजा को तंग कर रहे हैं? मैं पुलिस को बुला लूंगा। रिश्तेदारों के साथ जाने से इनकार पर फरजाना को मजिस्ट्रेट ने दारुल अमान भिजवा दिया था।
वाकई के कुछ दिनों के बाद जब जावेद चलने फिरने के काबिल हुआ तो वो भी एक दिन दारुल अमान पहुंच गया। हाँ भाई साहब, किससे मिलना है आपको? अपनी बीवी फरजाना से। अच्छा अच्छा, मैंने सुना आपने उसे तलाक दे दी। नहीं नहीं, ये झूठ है। जावेद के बयान के बाद मजिस्ट्रेट ने फरजाना को जावेद के हवाले करने का हुक्म दिया था और वो उसे दारुल अमान से लेकर कहीं और चला गया था। लेकिन इसके बाद कहानी बिल्कुल ही नए रुख पर मुड़ गई। आप भी देखिए। फिर शब्बीर ने देखा कि जावेद फरजाना के उन्हीं रिश्तेदारों के पास बैठा था जो कुछ देर पहले अस्पताल में आए थे। कहाँ है फरजाना? होटल में। कितना खर्चा है? ज्यादा है। 15 दिन का किराया है होटल का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये लो, और चाहिए तो और भी ले लो। बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाजत। वैसे जाते जाते एक बात तो बताते जाओ, फरजाना को तुमने तलाक खुशी से दी है या हमारे खौफ से? मुझे एहसास हो गया था कि मैंने अपनी बीवी से बेवफाई की और फरजाना से खामखा शादी कर ली। अब आपकी अमानत आपके हवाले। मुझे इजाजत। फरजाना चलती गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बेहोशी के आलम में पड़ी हुई थी। एक आदमी गाड़ी चला रहा था और बराबर वाली सीट पर उसका साथी बैठा था जो पलट पलट कर फरजाना को देख रहा था। कार खेतों से गुजरते हुए एक वीरान सी दुकान के पास जाकर रुक गई। दोनों आदमी नीचे उतरे और दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर पीने में मसरूफ हो गए। वो दोनों कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और उनकी नजरें कार पर जमी हुई थीं। सीट पर पड़ी हुई फरजाना की आंखें अचानक खुल गईं। फरजाना ने सूरत हाल का जायजा लिया, चुपके से कार का दरवाजा खोला और खामोशी से निकलकर झाड़ियों में गुम हो गई। दोनों आदमी बेध्यानी में कार में वापस आए। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि एक आदमी ने उसकी तवज्जो सूरत हाल की तरफ मबसूल कराई। कार एक झटके से रोक दी गई। वो दोनों आदमी गाड़ी से उतरे और झाड़ियों में फरजाना को तलाश करने लगे। एक आदमी की नजर पगडंडी पर पड़ गई। फरजाना भागती हुई जा रही थी। पहले वो दोनों पैदल उसका पीछा करने के लिए 2-4 कदम आगे बढ़े, फिर दोनों कार में बैठे और फरजाना का पीछा शुरू कर दिया। फरजाना भागते भागते गिर गई। उसी लम्हे कार एक झटके से उसके पास जाकर रुकी। दोनों आदमी कार से उतरे, फरजाना को घसीटकर कार में डालने की कोशिश करने लगे। फरजाना मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन दोनों आदमी उसके मुंह पर उसका दुपट्टा ठूंसने में कामयाब हो गए थे। फरजाना को घसीटते हुए कार में डाला गया, फिर गाड़ी तेजी से रवाना हो गई। फिर शब्बीर ने देखा कि फरजाना की खून में लथपथ लाश एक अंधेरे कमरे में पड़ी थी। 3 आदमी आपस में मशवरा कर रहे थे। फिर लाश को घसीटकर उसी कमरे में खुदे हुए एक गड्ढे के करीब लाया गया और फिर शब्बीर ने देखा कि वो तीनों आदमी फरजाना की कब्र पर मट्टी डाल रहे थे। इस वाक़े के बाद शब्बीर ने देखा कि पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। कौन कौन था कत्ल में? साहब, नूर अहमद और फलक शेख। और तुम? मैं भी था साहब। कोई शर्मिंदगी है तुम्हें अपनी भतीजी को कत्ल करने के बाद? नहीं साहब, उसने बिरादरी की नाक कटवाई थी। चालान काटो इनका। ये अंदोहनाक वाक़या शब्बीर ने गुज़श्ता दिनों हड़प्पा में देखा था। पुलिस का कहना था कि फरजाना से शादी करने वाला अय्यार और मक्कार इंसान था, जिसने फरजाना के लवाहिकीन से रकम लेकर फरजाना को न सिर्फ तलाक दे दी थी, बल्कि उसे उसके चचाओं के हवाले भी कर दिया था, जिन्होंने गैरत के नाम पर फरजाना को कत्ल कर दिया था। शब्बीर ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के बाद कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बड़े सगीर की तकसीम ने जिन बड़े इंसानी अलमियों को जन्म दिया है, उनमें सबसे बड़ा अलमिया हिजरत का था, जिसके नतीजे में खूनी रिश्ते बिछड़ गए थे या फिर फसादात की नजर हो गए थे।
मकबूजा कश्मीर के इलाके राजौरी में भी एक बच्चा उस वक्त बिछड़ गया था जब उसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी और उसकी माँ बाप किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो चुके थे। इंसानी अलमिये पर मबनी ये सच्चा वाकया शब्बीर तो देखेगा कि नाजरीन को मुद्दतों याद रहेगा। आप भी देखिए। गोजरावाला के नवाही गांव मज्झू चक में एक बुजुर्ग आंगन में बिछे तख्त पर बैठे थे। उनके इर्द गिर्द कई बच्चे उनकी बातें हैरानी से सुन रहे थे। बुजुर्ग बातें करते करते रुकते, हुक्का गुड़गुड़ाते और फिर अपनी कहानी दोबारा शुरू कर देते। बुजुर्ग की आवाज में दुख था और वो कहानी सुनाते हुए कहीं माजी में किसी को तलाश करते नजर आते। 48 साल हो गए बेटा, 48 साल, बल्कि 50 साल ही समझो। तो दादा वो आपको कभी नहीं मिले? कभी नहीं? बेटा, गुलाम हुसैन को हमने बहुत जगह पर ढूंढा, लेकिन गुलाम हुसैन का कहीं पता नहीं चला। 2 साल का था, शरारती बच्चा। दादा किसी ने भी नहीं ढूंढा, पुलिस ने भी नहीं? अरे बेटा, घर के घर, मोहल्ले के मोहल्ले उजड़ गए बेटा। हर तरफ कत्ल गारत गिरी मची हुई थी। दादा लोग कत्ल हो रहे थे, जान ली जा रही थी बेटा, जान ली जा रही थी। दादा फिर क्या हुआ? एक रोज हम घर में खाना खा रहे थे कि बलवाई हमारे मोहल्ले में आ गए। हम अपनी जान बचाकर बहुत वहां से निकले। पलट कर जो देखा तो मेरा गुलाम हुसैन नहीं था। 2 साल का मासूम बच्चा कहीं खेलने निकल गया होगा। दादा दादा फिर क्या हुआ? बेटा, हम इधर उधर भागते रहे, लेकिन गुलाम हुसैन का कहीं पता नहीं चला। फिर हम छुपते छुपाते इस मुल्क में आ गए। इसको पाकिस्तान कहते हैं। नाना नाना फिर क्या हुआ, बताए ना। बेटा, 40 साल बीत गए, लेकिन गुलाम हुसैन का कहीं पता नहीं चला। मैं बूढ़ा हो गया बेटा, मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन गुलाम हुसैन मुझे आज भी याद आता है, मुझे याद आता है बेटा। बुजुर्ग बच्चों से बातें कर रहे थे। इस दौरान कुछ बच्चे जमाइयां ले रहे थे, कुछ गौर से बुजुर्ग की बात सुन रहे थे और घर के बाहर कोई फकीर चल उड़ जा रे पंछी गा रहा था। बुजुर्ग के कान में इस गाने की आवाज पड़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने साफे से अपनी आंखें साफ की और संभल कर खड़े हो गए। बच्चे उन्हें हैरत से देखने लगे। बुजुर्ग लाठी टेकते हुए दरवाजे तक पहुंच गए। अब ये देश हुआ। अरे बाबा, यहाँ हो। फकीर बुजुर्ग की आवाज पर पलटा, खामोशी से बुजुर्ग के पास आया और उनके दरवाजे पर बैठ गया। तुमने बाबा ये गाना कहाँ से सुना? रेडियो से सुना है, बड़ा बेरी गाना है। ये गाना मत गाया करो, मेरा कलेजा निकल जाता है बाबा। हम सब मुसाफिर तो हैं और कब कौन बिछड़ जाए किसे क्या पता। पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। फकीर खामोशी से उठा, एक नजर बुजुर्ग की तरफ देखा और अपने रास्ते पर चल दिया। चल उड़ जा रे पंछी अभी तक बुजुर्ग के कानों में गूंज रहा था। वह आहिस्ता से पलटे। सब बच्चे बेतरतीबी से सो रहे थे। बुजुर्ग बच्चों के पास गए, उनकी तरतीब दुरुस्त करने लगे और फिर साफे से आंसू पोंछते हुए घर के अंदर चले गए। पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। तकसीम बरे सगीर के वक्त 2 साला गुलाम हुसैन का बाप मकबूजा कश्मीर के इलाके राजौरी से अपने बीवी बच्चों को लेकर गुजरावाला के इलाकों मझूचक आ गया था, जहां वक्त गुजरने के साथ साथ वो दादा नाना बन गया था। इस दौरान गुलाम हुसैन की मां अपनी आंखों में बेटे को देखने की हसरत सजाए इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, लेकिन गुलाम हुसैन का बाप जिंदा था। जब भी उसे खबर मिलती कि कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया है तो गुलाम हुसैन का बाप उसके पास पहुंच जाता कि शायद उसे अपने बेटे के बारे में कुछ पता चल सके। याद से 20 बरस पहले की बात है, जब गुलाम हुसैन के बाप के गांव में एक शख्स राजौरी से आया था तो गुलाम हुसैन का बाप उसके पास पहुंच गया। शब्बीर ने देखा कि गुलाम हुसैन का बाप लाठी टेकते हुए मकबूजा कश्मीर से आने वाले मेहमान से गले मिलने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर जब गुलाम हुसैन का बाप उस शख्स से मिला तो काफी देर तक उसके गले लगा रहा। मेहमान ने गुलाम हुसैन के बाप को अपने पास बिठाया,
मकबूजा कश्मीर से आने वाले मेहमान ने जब गुलाम हुसैन के बाप को बताया कि गुलाम हुसैन जिंदा है, बाल बच्चों वाला है, उसका एक बेटा दुबई में मुलाजमत कर रहा है, तो गुलाम हुसैन के बाप की बेताबी बढ़ गई। गुलाम हुसैन के बाप ने अपने ढीले ढाले कुर्ते की जेब से एक छोटी सी डायरी और कलम निकालकर मेहमान को थमा दिया। मेहमान ने गुलाम हुसैन का पता डायरी पर लिख दिया। गुलाम हुसैन के बाप ने मेहमान से डायरी ली तो उसके हाथ खुशी से कांप रहे थे। गुलाम हुसैन के बाप ने मेहमान को एहसानमंद नजरों से देखा, उसे गले लगाया और उससे इस तरह रुखसत हुआ जैसे वो खुशी से झूम रहा हो। उसे बेटे की खैरियत मिल गई थी, वो जिंदा था। गुलाम हुसैन का अपने बाप से 20 बरस पहले राबिता हुआ था। खतो किताबत के बाद फोन पर भी बात हुई थी और फिर दुबई में गुलाम हुसैन के बेटे ने अपने चाचा से मुलाकात की तो गुलाम हुसैन के बाप को उम्मीद हो चुकी थी कि अब एक दिन गुलाम हुसैन पाकिस्तान आ जाएगा और वो मरने से पहले अपने बेटे को देख सकेगा। उधर बाप से राबिता होने के साथ ही गुलाम हुसैन ने पाकिस्तान की वीजे के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि एक बच्चा दौड़ता हुआ गुलाम हुसैन के बाप के पास आया। उसके हाथ में मोबाइल फोन था। ये गुलाम हुसैन की कॉल थी। बच्चे ने जब अपने दादा को बताया कि उसके बेटे ने फोन किया है तो गुलाम हुसैन के बाप ने कांपते हाथों से फोन ले लिया और खुशी के आलम में उल्टा फोन कान से लगाकर हेलो हेलो करने लगा। फिर उसे एहसास हुआ तो उसने फोन सीधा कर लिया। हेलो 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 अब्बा, अब्बा मैं गुलाम हुसैन बात कर रहा हूँ। कौन? गुलाम हुसैन? बेटा कब आएगा तू? हाँ अब्बा, मैं वीजा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द वीजा ले लूंगा, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बेटा बस तो चलती होगी ना, तुम रेलगाड़ी से आ जाओ, मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत बेहतर हूँ। अब्बा अब हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहा, बल्कि 2 मुल्क बन गए हैं। वीजा लेना पड़ता है, वीजा। तो बेटा अभी जाके वीजा ले लो, मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। हाँ अब्बा, मैं जल्दी आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा। सबको सलाम कहना। अल्लाह हाफिज। कॉल मुनक़ता हुई तो गुलाम हुसैन के बाप को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ से कोई कीमती लम्हा छूटकर गिर गया हो। उसे पता नहीं क्यों बेटे की लंबी जुदाई ने मायूस कर दिया था। लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। गुलाम हुसैन का गुमशुदा बेटा 14-15 बरस तक वीजे के लिए जूतियां चटखाता रहा, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान रोज़े अव्वल से बेएतमादी की फजा आड़े आती रही। और फिर एक दिन गुलाम हुसैन ने अपने बाप को फोन किया तो वो नज़ा के आलम में था और उसके बेटे बेटियां पोते नवासियां उसके गिर्द जमा थे। गुलाम हुसैन की बहन के हाथ में फोन था। उसने दम तोड़ते वक्त बाप के कानों से फोन लगा दिया। हेलो गुलाम हुसैन भाई, भाई भाई अब्बा से बात कर भाई। अब्बा अब्बा गुलाम हुसैन का फोन आया, ये भाई का फोन है कश्मीर से। अब्बा 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 अब्बा। बेटे का नाम सुनकर गुलाम हुसैन के बाप के पपोटों ने हल्की सी जुम्बिश की, हाथों की उंगलियों में लर्जिश पैदा हुई और फिर गुलाम हुसैन के बाप का अपने बेटे से मिले बगैर दम निकल गया। गुलाम हुसैन के बाप की मौत पर उसके घर में कोहराम मच गया और सब एक दूसरे को तसल्लियां और दिलासे देने लगे। एक बेटी ने बाप के मुंह पर चादर खींच दी और फिर शब्बीर को यूं लगा जैसे कहानी खत्म हो गई हो। मेरा जीवन साथी बिछड़ गया, लो खत्म कहानी हो गई, लो खत्म कहानी हो गई। मेरा जीवन साथी बिछड़ गया, लो खत्म कहानी हो गई, लो खत्म कहानी हो गई। उधर शब्बीर ने देखा कि मकबूजा कश्मीर में गुलाम हुसैन के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो गुलाम हुसैन दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाबा जी क्या खुशखबरी लाए हो? गुलाम हुसैन भाई मिठाई खिलाओ, आपका वीजा आ गया है। वीजा आ गया? हाँ। इससे पहले कि गुलाम हुसैन खुशी के मारे डाकिया को गले लगाता, उसका फोन बजने लगा।
गुलाम हुसैन ने झट से फोन कानों से लगा लिया। भाई भाई अब्बा हमें छोड़ के चला गया, अब्बा मर गया। गुलाम हुसैन इतनी सरसारी और खुशी के आलम में था कि उसे बहन की बात समझ ही में नहीं आई। वो तो वीजा मिलने की खुशी में मस्त था। मुझे वीजा मिल गया है बाजी, मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहा हूँ। हमारा बाबा मर गया गुलाम हुसैन, अब्बा मर गया, हमारा अब्बा मर गया भाई। अब्बा मर गया? अब्बा मर गया? अब्बा मर गया मेरा? बाप के मरने की खबर सुनकर गुलाम हुसैन को जैसे सांप सूंघ गया था। किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमन। 2-4 हाथ उसे यूं महसूस हुआ जैसे कमन उस वक्त टूट गई जब 2-4 हाथ लबे बाम रह गया था। डाकिया गुलाम हुसैन की कैफियत समझ गया था। उसने गुलाम हुसैन को तसल्ली दी और फिर गुलाम हुसैन डाकिये से लिपट कर फूट कर रोने लगा। क़याम पाकिस्तान के वक्त अपने वालिदैन से बिछड़ने वाला 2 साल का गुलाम हुसैन 20 साल की जिद्दोजहद के बाद जब पाकिस्तान का वीजा लेकर गुजरावाला पहुंचा तो उसकी उम्र 70 बरस हो चुकी थी। वो बाप जो बेटे का दीदार किए बगैर उस दुनिया से रुखसत हो गया था, करीबी कब्रिस्तान में हजारों मन मट्टी के नीचे सो रहा था। गुलाम हुसैन पाकिस्तान आकर सबसे पहले अपने बाप की कब्र पर गया था। आप भी देखिए। शब्बीर ने देखा कि 70 साला गुलाम हुसैन अपने छोटे भाई के साथ बाप की कब्र पर मौजूद था। गुलाम हुसैन ने गले में पड़े हुए खैर मकदमी हार उतारे, जमीन पर बैठा और फिर उसने वो हार बाप की कब्र पर बिछा दिए और फिर पानी की जगह आंखों से आंसू टपकाकर फातिहा पढ़ने लगा। वो काफी देर तक सर झुकाए हुए आंसू बहाता रहा। भाई ने उसका शाना थपथपाया तो गुलाम हुसैन ने मुड़कर भाई को हसरत भरी निगाहों से देखा। फिर वो उठा, अपने कुर्ते की जेब से पासपोर्ट निकाला और उसे अपने बाप की कब्र पर रखकर पलटने लगा तो भाई ने भाई को गले लगाकर तसल्ली दी। भाई ने गुलाम हुसैन का पासपोर्ट उठाया, उसकी घर झाड़ी और भाई की जेब में रख दिया। दोनों भाई जब कब्रिस्तान से पलट रहे थे तो शब्बीर को यूं महसूस हुआ जैसे गुलाम हुसैन का बाप लाठी टेकता हुआ अपने उस बच्चे के पीछे आ रहा था जिसे अपने बाप से मिलने के लिए मजमूई तौर पर 67-68 बरस और वीजे के हुसूल के लिए 20 बरस तक का इंतजार करना पड़ा। शायद गुलाम हुसैन का बाप वीजे की शक्ल देखना चाहता था कि आखिर ये होता कैसा है, मगर ये सब शब्बीर का वहम था। गुलाम हुसैन का बाप एक लंबी जुदाई झेल कर मौत के मुंह में जा चुका था। गुलाम हुसैन का अपने बाप के गांव पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया था। गुलाम हुसैन कुछ लम्हों के लिए बाप से जुदाई का दुख भूल गया था और ये है वो मनाज़िर। 70 बरस के गुलाम हुसैन को उसके बहन भाइयों और खानदान के छोटे बड़े बच्चों से मिलवाया जा रहा था। वो एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे थे, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच बेएतमादी की तलखी का जायका भी साथ साथ चल रहा था, क्योंकि वीजा खत्म होते ही गुलाम हुसैन को दोबारा उसी जगह वापस जाना था जहां 68 बरस पहले वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। शब्बीर ने पूछा तो गुलाम हुसैन तकरीबन फट पड़ा, मगर उसका लहजा बज़ाहिर बहुत मासूमाना था। शर्मा औखा होता रहा, खुशी हुई है मेल नाल बड़े चिरे मारो इतान वो मिले हमने कोई 20 साल तैयार होता हो गया चल किसी तरह अपनी फैमिली नाल मिला और मिलिया, बड़ी खुशी हुई है, इन्हें बड़ी खुशी की है। हम यह गल चाहवा जो पाकिस्तान का हिंदुस्तानी बॉर्डर है जी को फैसला हुआ है मारो आन जाना जो आसानी से हो सके, ये भी जा सके, हम भी आ सका, आम फैमिली मारी रही है पिछा बैठी हुई जी वे भी कहें किसी को एक मुड़ा आना ही पता लगा हम ही जा इतनी भी कहे हमें किसी उत पुजा किसी अपना ना मिला, रिश्तेदार ना मिला, अपनी फैमिली नाल मिला। गुलाम हुसैन की पाकिस्तान आमद और खानदान से राब्ते के बारे में शब्बीर को जो कुछ पता चला था वो ये है। बहुत टाइम पहले कोई आदमी आया था, उसके थ्रू में फोटो इधर से भेजे थे, वालिद साहब के भेजे थे, फिर उन्होंने फोटो इधर भेजे, फिर टेलीफोन बाद में काफी टाइम का बाद के बाद फोन आया, फोन के हिसाब से एक दूसरे के नंबर मिले, आदमी बीच में आते जाते कोई कोई और भी फैमिली है हमारी जो आदमी आए इधर वो फोन नंबर लेके आए, फिर वो फोन से हमारा राब्ता हुआ, फिर फोन के बाद में एक बेटा इनका दुबई गया हमारे पास, वो दुबई से फिर फोटो आना जाना हुआ, फिर उसके बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हो गया आना जाने का। गुलाम हुसैन अभी गुजरात ही में था कि एक दिन शब्बीर ने
बिल्कुल वैसा ही मंजर देखा जो इससे पहले भी देख चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस मंजर का किरदार बदल गया था। अब गुलाम हुसैन के बाप की जगह खुद गुलाम हुसैन अपने खानदान के बच्चों के दरमियान बैठा अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था। और इस दौरान वही फकीर जो अक्सर चल उड़ जा रहे पंछी गाया करता था, कहीं दूर से सदा लगाता हुआ गुजर रहा था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर